हेलो एवरीवन, दिस इज़ बारी भैया। आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है, जैसे आज हम शुरू कर रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो लेक्चर नंबर 1 में हमें समझनी है 4 चीज़ें, ठीक है। बाकी आगे वाले लेक्चर में भी और चीज़ें समझेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमें 4 चीज़ें समझनी है, ठीक है। तो पहली चीज़ जो है वो है कि नंबर सिस्टम होता क्या है, इसको समझेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम ये समझेंगे कि रैशनल नंबर्स कैसे निकाले जाते हैं दो नंबर्स के बीच में, ठीक है। और इसके बाद में हम समझेंगे स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, और फिर इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम बड़े सिंपल तरीके से समझेंगे, क्योंकि सिंपल तरीके से समझने में चीज़ें समझ में आती हैं, नहीं तो फिर कॉम्प्लिकेटेड तरीके से कुछ भी समझ में नहीं आता, ठीक है। तो सिंपल तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंसेप्ट नंबर 01। इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। खाली वीडियो देख लेने से नहीं होने वाला, ठीक है। तो मैथ्स है, इसमें रटना नहीं पड़ता, समझना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को लिखने की कोशिश करना, ठीक है। चलो फिर हम शुरू कर रहे हैं। तो बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो नंबर सिस्टम क्या होता है, अगर आप ध्यान से समझो तो नंबर सिस्टम बेसिकली एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन है नंबर्स का, ठीक है। क्या है? ऑर्गेनाइज कलेक्शन। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? जो एक पर्टिकुलरली सही ऑर्डर में स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है, उसको ऑर्गेनाइज कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ नंबर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। अब ऑर्गेनाइज कलेक्शन तो है नंबर्स का, लेकिन उसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। नंबर हमारे पास बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अभी हम पढ़ेंगे आगे एग्जाम्पल। लेकिन मैं जानता हूँ आपने कुछ तो पढ़े रखा होगा। आपने आपने नेचुरल नंबर पढ़ रखा होगा, इंटीजर्स पढ़ रखा होगा, रेशनल नंबर, रियल नंबर। अब रियल नंबर्स तो भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। लेकिन हाँ, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर आपने पढ़ रखे होंगे। तो ये सारे के सारे नंबर्स का कलेक्शन तो यहाँ पे होना है, लेकिन एक खास बात क्या है, ऑर्गेनाइज तरीके से होना है। ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ नंबर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। ये बेसिक डेफिनेशन है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग में बैठाने की जरूरत है। कि अगर कोई पूछ ले कि नंबर सिस्टम क्या होता है, तो क्या बोलोगे कि भैया वो ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है नंबर्स का, जिसमें नंबर जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और क्या है ये? ऑर्गेनाइज कलेक्शन है नंबर का, जिसमें नंबर भी जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होंगे, ठीक। अब हम हम यहाँ से हम अगर आगे बढ़े तो हमें एक चीज़ और समझने वाली चीज़ है कि जो नंबर्स हमें दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं, ठीक है। हमारे लाइफ में नंबर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो नंबर्स हैं जो होते हैं बेसिकली वो हमें हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि भाई हमारे पास जो चीज़ है वो कितने एक्सटेंड तक है। एक्सटेंड मतलब कहाँ तक है, कितनी है, ठीक है। ऑफ हाउ मच, एक्सटेंट ऑफ हाउ मच एंड हाउ बिगर एंड हाउ स्मॉलर। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास, इसको समझते हैं थोड़ा ध्यान से कि इसका मतलब क्या है। कि नंबर सिस्टम हमें हेल्प तो करता है आइडेंटिफाई करने में कि कोई नंबर कितना छोटा है, कितना नंबर बड़ा है। जैसे कि मान लो यहाँ पे दो बच्चे हैं, मान लो एक बच्चे की हाइट आई 7 फीट, ठीक है, और एक की हाइट आई 5 फीट। तो आप नंबर्स की मदद से बता सकते हो कि अगर 5 नंबर, अगर इसकी हाइट है, इसका मतलब 5 जो है 7 से छोटा है, इसकी हाइट छोटी होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी का वेट मान लो आ रहा है 100 किलो, और किसी का आ रहा है मान लो खाली 20 किलो, तो हम बोल सकते हैं कि जो भाई 100 किलो वाला बंदा है वो ज़्यादा मोटा होगा, है कि नहीं। तो नंबर्स हमें क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा बिगर है, कितनी स्मॉलर है। जैसे आपके नंबर्स स्कूल में भी आते होंगे, मार्क्स आते हैं, किसी के 100 में से 100 आ जाते हैं, और किसी के 100 में से सिर्फ 30 या 50 आ जाते हैं। मैं तो नहीं चाहता कि ऐसे नंबर किसी के भी आए, लेकिन आ जाते हैं ना, फिर भी अगर नहीं पढ़ोगे तो आ जाते हैं। लेकिन हाँ, किसी किसी के 100 में से 90 आ जाते हैं, किसी के 80 आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा नंबर किसके आ रखे हैं यहाँ पे, अगर हम ध्यान से देखें तो जिसके 100 है सबसे ज़्यादा है, किसके कम है, 80 वाले के सबसे कम है। तो नंबर से हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सी बड़ी है, कहाँ तक है, ठीक है, ऑफ हाउ मच। इसलिए हमारे पास नंबर्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है लाइफ में। पैसे जो हैं, पैसा का कितना बड़ा रोल है, जो इसका बहुत, अब मान लो आपके पास मान लो 100 रुपये हैं, ठीक है। आपके पास मान लो भी आप स्टूडेंट हो, आपके पास मान लो महीने के 100 100 रुपये मिलते हैं आपको, 100 रुपये आपके पास पॉकेट मनी, ठीक है। तो और उसी की जगह दूसरा बंदा है इलॉन मस्क, ठीक है। इलॉन मस्क के पास में अभी पैसे हैं मान लो 200 बिलियन, ठीक है। 200 बिलियन का मतलब समझते हो? जीरो लगाते रहोगे लेकिन थक जाओगे, ठीक है। तो आप समझो कि इसके पास इतने रुपए हैं तो इसलिए इसको अमीर कहते हैं। आपके पास 100 रुपए हैं तो इसलिए आपको अमीर नहीं कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पैसे के आगे भी जीरो जीरो अगर बढ़ जाएं, ठीक है, तो आपको फिर क्या क्या कहेंगे, आपको भी अमीर कहेंगे। तो अमीर गरीब बहुत सारी चीज़ों का हमें पता चलता है नंबर्स के बेस पे, ठीक है। लेकिन ये है, नंबर्स के साथ में कुछ और चीज़ भी इंपॉर्टेंस होती है जिनको हम लोग बोलते हैं वैल्यूज़, ठीक है, मोरल्स, जिनको हम लोग बोलते हैं मोरल। मोरल का मतलब क्या होता है कि आपकी सोच विचार ये कैसी है, इनको हम नाप नहीं सकते लेकिन हम समझ सकते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है। पर वो अब किसी और लेक्चर में कवर अप करेंगे, अभी नंबर्स पर ध्यान देते हैं, ठीक है। लेकिन आप समझ लेना नंबर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर सिस्टम्स कितने तरीके के हमारे पास होते हैं। तो हमारे पास नंबर सिस्टम जो है बहुत तरीके के हैं। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है नेचुरल नंबर सिस्टम। तो नेचुरल नंबर सिस्टम हमें क्या बताता है कि ये बेसिकली उन नंबर्स का कलेक्शन है, ठीक है। नंबर्स ऐसे नंबर्स का कलेक्शन है जो कि स्टार्ट होते हैं आपके 1 से और कंटिन्यू होते हैं आपके एक एक के गैप से, ठीक है। जैसे कि 1 आया,
1 के बाद आप एक और ऐड कर दो तो 2 आएगा, फिर 3, फिर 4 और फिर चलते रहते हैं टिल इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी तक चलते रहता है। तो ये ऐसे नंबर्स का कलेक्शन है जिसमें कि आपका नंबर 1 से स्टार्ट होगा और फिर एक एक के गैप से आगे बढ़ते जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। बाकी इनको भी हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ, काउंटिंग में, कि इस तरह से हम काउंट कर रहे हैं, नाप रहे हैं चीज़ों को, तो काउंटिंग के लिए नेचुरल नंबर्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स दैट आर यूज्ड फॉर काउंटिंग एंड दे स्टार्ट फ्रॉम 1 कंटिन्यू विद द गैप ऑफ 1, ठीक है। स्टार्ट भी 1 से होता है, गैप भी इनके बीच में 1 का होता है। तो हम समझ में आए इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं होल नंबर्स की। ये चीज़ें बहुत बेसिक्स हैं, इसलिए ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देते वैसे पढ़ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं होल नंबर्स के बारे में। तो होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? होल नंबर वो नंबर होते हैं जो बेसिकली स्टार्ट होते हैं 0 से, ठीक है। वो नंबर नेचुरल नंबर स्टार्ट हुए थे 1 से, ये होते हैं स्टार्ट 0 से, लेकिन इनमें भी गैप कितने कितने का होता है, गैप इसमें भी 1 का होता है, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड विद कंटिन्यू विद द गैप ऑफ 1 टिल इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी तक ये भी जाते हैं, ठीक है। 0 के बाद 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और चलते रहेगा ये आपका इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसमें खास बात आपको ध्यान देनी है कि दे इंक्लूड नेचुरल नंबर इन इटसेल्फ एक्सेप्ट 0, ठीक है। ये अपने अंदर नेचुरल नंबर्स को भी लेके आते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स थे 1, 2, 3, 4, 5, ये भी होल नंबर्स के अंदर आ गए। क्यों? होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपके? होल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 0 से, सही बात है। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से। तो ये वाला जो हिस्सा है, क्या ये नेचुरल नंबर का हिस्सा ही नहीं है कि नहीं? तो हम लोग बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। यानी कि होल नंबर का डब्बा थोड़ा बड़ा है। अगर आप नेचुरल नंबर का डब्बा इतना सा देखो, ठीक है, इतना पिद्दी सा, तो होल नंबर का डब्बा थोड़ा बड़ा है क्योंकि उसमें नंबर ज़्यादा है, ठीक है। कौन सा नंबर ज़्यादा है उसमें एक्स्ट्रा? मैंने आप लिख रखा है एक्सेप्ट कौन सा नंबर? 0। तो 0 उसमें एक बड़ा ज़्यादा नंबर होता है, एक्स्ट्रा नंबर होता है जो कि नेचुरल नंबर्स में नहीं होता, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं होल नंबर्स के बाद में इंटीजर नंबर्स की। इंटीजर्स नंबर का चैप्टर आप लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा है, 7 में भी पढ़ा है, 6 में भी पढ़ा होगा, ठीक है। इंटीजर्स बड़े इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं। तो इंटीजर नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? इंटीजर नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जो पॉजिटिव भी हों, नेगेटिव भी हों और साथ में उनके में जीरोस भी आए। तो बेसिकली ये ऐसे नंबर का कलेक्शंस हैं, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंक्लूडिंग 0, ठीक है। तो ये ऐसे नंबर होते हैं जिसमें कि पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं और 0 भी आते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव नंबर क्या होते हैं? ये बेसिकली हर एक नंबर के आगे जब हम साइन लगा देते हैं प्लस या माइनस का, तो उसको हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव बोलते हैं। प्लस का मतलब पॉजिटिव, माइनस का मतलब नेगेटिव, सिंपल सी बात। और 0 तो आप लोगों को पता ही है, 0 जो होता है न्यूट्रल नंबर होता है, ठीक है। 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ही वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है, ठीक। तो नंबर लाइन पे हम लोग इसे इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि भाई हमारा जो है 0 सेंटर पे होता है और 0 के बाद में राइट साइड में हम लोग चलते हैं तो पॉजिटिव नंबर मिलते चले जाते हैं और लेफ्ट साइड में अगर हम चलते हैं तो हमें नेगेटिव नंबर मिलते चले जाते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी ब्रॉड डेफिनेशन है इंटीजर नंबर्स की, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब इंटीजर नंबर्स के अंदर आपके होल नंबर्स भी आ जाते हैं और नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं। तो इंटीजर नंबर का डब्बा देखो और बड़ा हो गया, ठीक है। शुरुआत नेचुरल नंबर से हुई थी हमारी, अगर हम ध्यान से देखें, ठीक। तो हमारी शुरुआत नेचुरल नंबर से हुई और नेचुरल नंबर्स के बाद में हम फिर होल नंबर्स पे आए तो थोड़ा डब्बा बड़ा हो गया होल नंबर्स का, क्योंकि उसके अंदर नेचुरल नंबर्स भी आ गए। अब इंटीजर नंबर्स पे आए तो इंटीजर नंबर के अंदर होल भी नंबर भी आ गए और नेचुरल नंबर भी आ गए, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे अगले नंबर की तरफ। चलिए समझ में आया इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, उनको हम लोग इंटीजर नंबर कहते हैं। तो इनका कलेक्शन जो है वो इंटीजर नंबर होता है। 0 पे सेंटर होता है, राइट साइड में आपके होते हैं पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड में आपका होता है नेगेटिव नंबर। गैप इसमें भी 1 का ही होता है, ठीक है। खास बात ये ध्यान रखना, गैप इसमें कितने कितने का होता है? 1 का ही गैप होता है, ठीक है। 0 से -1 में 1 का गैप है, ठीक है। यहाँ पे भी 1 का गैप है, तो सबके बीच में जो गैप रहता है वो 1 का ही चलता रहता है, ठीक। चाहिए फिर अब अगले नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं जो थोड़ा खास है। क्या बोल रहा हूँ मैं, खास नंबर है, ठीक है, थोड़ा, ठीक है। तो ये नंबर खास इसलिए क्योंकि अभी भी इसे हमने पढ़ा है और इसके ऊपर ही अभी हमें इस चैप्टर में रैशनल नंबर को समझना है। तो अगर हम इसे समझे रैशनल नंबर्स को, तो रैशनल नंबर्स के नंबर को कहा जाता है ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें P और Q इंटीजर नंबर होने चाहिए और Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो बड़ी अजीब सी डेफिनेशन है ना। तो थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं। तो बेसिकली क्या बोला जा रहा है इसमें, कोई सा भी नंबर अगर आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। P/Q का मतलब क्या होता है, जैसे 2/3 लिख रहे हो ना आप, तो इसमें आप इसको बेसिकली P बोलते हो, इसमें Q बोल देते हो। तो P/Q का मतलब क्या होता है, P और Q की जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हो, ठीक है। कोई सा भी इंटीजर नंबर यानी कि -1, -2, -3 कुछ भी पुट कर सकते हो। यहाँ पे भी यहाँ पे 4, 5, 6 कुछ भी, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि Q में जो है 0 पुट मत कर देना। Q में क्या पुट मत कर देना? 0। क्यों? क्योंकि इसमें खास बात इसलिए बोली गई है Q में 0 नहीं पुट करना, क्योंकि अगर आपने Q को 0 बना दिया, इफ Q बिकम्स 0 देन ओवरऑल रिजल्ट विल बी अनडिफाइंड।
ठीक है, क्या हो जाता है वो अनडिफाइन हो जाता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर क्यू को हमने 0 करा तो क्या होगा, वो अनडिफाइन बन जाएगा। अनडिफाइन का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको हम लोग समझ नहीं सकते या समझा नहीं सकते, ठीक है। तो दैट इज अनडिफाइंड। अभी इसे समझते हैं आगे और अच्छे से, लेकिन अभी आप इस ध्यान से समझो कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है, एक सेकेंड, हाँ, रैशनल नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जो आपके पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। मैं इसे डिलीट करता हूँ, थोड़ा और पीछे करता हूँ, जी यहाँ पे। तो रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम लोग p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q कोई से भी इंटीजर नंबर हो सकते हैं, बस q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हो जाएगा आपका नहीं तो अनडिफाइन, ठीक है। तो आप p की जगह मान लो 2 पुट कर दो, q की जगह 3 पुट कर दो, तो ये भी आपका क्या है, रैशनल नंबर है। एग्जाम्पल के तौर पर और ले लो, मान लो p की जगह -3 पुट कर दो, q की जगह -2 पुट कर दो, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर। मान लो आप p की जगह -5 पुट कर दो और q की जगह 100 पुट कर दो, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर। मान लो आप p की जगह 0 पुट कर दो और q की जगह 5 पुट कर दो, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर। p तो जो है 0 हो सकता है, p जो है वो 0 हो सकता है, बट q जो है 0 नहीं हो सकता, ठीक है। q को 0 होना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि q को 0 मत कर देना कभी भी। q अगर 0 होता है तो क्या बन जाता है, वो अनडिफाइन बन जाता है। अब थोड़ा ध्यान से इसे ध्यान से समझते हैं कि अनडिफाइन का मतलब क्या होता है, और क्यों जो है ये 0 अपॉन 1/0 या फिर कोई भी नंबर क्या है नीचे 0 जो है अनडिफाइन क्यों होता है, ठीक है। इसे समझते हैं ध्यान से। तो देखो ध्यान से, थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझेंगे, थोड़ा बहुत ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ज़्यादा ज़्यादा भी दिमाग मत लगाना, ठीक है, आराम से समझना। तो क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे हमने लिखा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भाई कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं। तो हम मान लेते हैं पी की जगह ले लेते हैं यहाँ पे 5 और क्यू की जगह ले लेते हैं 0। इन्होंने माना तो क्या है कि भाई 0 मत लेना, लेकिन हम मान लो ले लेते हैं 0 कि भाई हमें नहीं पता कि ऐसा क्या क्यों बोला जा रहा है कि इसमें क्यू की जगह 0 रखेंगे तो नहीं चलेगा। तो उसे समझने के लिए हमने यहाँ पे 0 लिया है, ताकि हम समझ पाए कि अगर 0 लिया तो क्या बनेगा। तो देखो, आपको एक चीज़ पता होगी कि ए अपॉन बी का मतलब क्या होता है। ए अपॉन बी का मतलब होता है ए डिवाइडेड बाई बी। अगर मैं आपको लिख करके दूँ 10/5 का मतलब क्या होता है, तो वो होता है 10 डिवाइडेड बाई 5, करेक्ट है कि नहीं। तो इसका अगर आंसर आप निकालते हो तो वो आ जाता है 2। 10 को अगर आप डिवाइड करोगे 5 से तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको भी अगर समझूं तो ये क्या बोला जा रहा है, इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब है 5 डिवाइड बाई 0, सही बात है। तो अगर मैं इसको इस टर्म्स में समझ रहा हूँ, तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ कि 5 को मुझे डिवाइड करना है 0 से, तो 5 जाएगा डब्बे के अंदर, 0 जाएगा बाहर। अब अगर मैं इसे सॉल्व करना शुरू करता हूँ, आप लोग मेरे को बताओ कि इसे मैं डिवाइड करूँगा कैसे। मैं पहले चेक करूँगा कि भाई 0 का टेबल 5 आता है, 0 का टेबल 5, बताओ। 0 का टेबल 0 एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो वो 0 देता रहता है। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0। तो 0 का आप टेबल कितना भी लिखते जाओ, 0 के टेबल में 0 से बड़ा नंबर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। 0 100 0 1000 जब भी 0 ही आएगा तो 0 के टेबल में कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो 5 को डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख पाओगे आप, ठीक है। इसका मतलब 5 को 0 डिवाइड ही नहीं कर सकता। अगर 5 को 0 डिवाइड ही नहीं कर सकता तो इसको हम लोग इस तरह से लिख भी नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये डिविजिबली पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। तो क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई हमारा जो है 5/0 जो है वो अनडिफाइन आना चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, अनडिफाइन। अब आप 5/0 की जगह बड़े से बड़ा नंबर लेके देख लो, ठीक है। आप मान लो 100 को कर लो डिवाइड 0 से, तो 100 को करोगे डिवाइड 0 से, तो पहला नंबर क्या है, पहला नंबर है 1। तो क्या 0 के टेबल 1 आता है, नहीं आता। 0 के टेबल में तो सिर्फ 0 ही आता है। तो 0 के टेबल में 0 आता है, कितने जा 0 जा, आप लिखोगे 0, माइनस करोगे फिर से 1 आ जाएगा, तो फिर चेक करोगे 1 को, वो भी 0 जा आता है। तो चलता रहेगा ये तो आप कितने भी 0 लगाते जाओ, यहाँ पे ये सॉल्व ही नहीं होगा ना डिवाइड, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं अनडिफाइंड, ठीक है। बट इसका अगर उल्टा हो, आप बोलो, मैंने बताया आपको कि 5/0 जो है वो तो अनडिफाइन आएगा। बट अगर मैं बोलूँ 5/0, ओ सॉरी 0/5, तो क्या चलेगा, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, ये चलेगा। इसका आंसर क्या आएगा मैं बताता हूँ आप लोगों को। इसका आंसर भी हम लोग कैसे निकालेंगे, बोलेंगे सर 0 डिवाइडेड बाई 5 मैं इसको लिख सकता हूँ। आप ही ने अभी समझाया हम लोगों को कि सर A/B का मतलब होता है A डिवाइडेड बाई B। इसका मतलब 0/5 का मतलब हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई B। इसका मतलब सर 0 जाएगा डब्बे के अंदर, 5 जाएगा बाहर। अब मैं आपसे पूछूँ कि मेरे को बताओ 5 के टेबल में 0 आता है, आप बोलोगे सर 5 के टेबल में 0 कैसे आएगा, 5 तो 1 से शुरू होता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो मैं आपसे पूछूंगा
कि 1 से पहले क्या आता है, 0 आता है, तो 5 0 से कितना होगा 0, तो 5 के डबल में 0 आता है, कितने जा आता है 0 जा, तो 5 0 जा 0, यहाँ पे लिखूंगा मैं 0 जा, ठीक है, 5 0 जा 0, 0 जा 50 0, तो 5 के डबल में 0 आता है, कितने जा 0 जा, तो ये डिविजिबल पॉसिबल है क्योंकि 5 के डबल में 0 आता है। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे 0 के डबल में 5 नहीं आता था, ठीक है। अगर हम इसको इसी साइड में मैं वो वाला भी करके दिखाऊं, ध्यान से देखना, ठीक है, सेम हो वही वाला। तो यहाँ पे हम लोगों ने 5 रखा था, यहाँ पे 0 रखा था, 0 के डबल में 5 आता ही नहीं है, इसलिए ये सॉल्व ही नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर इसका क्या आ जाएगा, ये वाला 0, क्योंकि 5 के डबल में 0 आता है, कितने जा 0 जा। तो ये इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है, समझना होता है। होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो कि नंबर सिस्टम में आपका रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, और रैशनल नंबर के साथ में हमने ये समझा कि रैशनल कि 1/0 या समथिंग अपॉन 0 या फिर किसी भी नंबर के नीचे 0 क्या होता है, अनडिफाइन होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अगली चीज़ की तरफ। तो यहाँ से हमारा कंसेप्ट जो पहला वाला है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये पहला कंसेप्ट था हमारा जो मैंने आज समझना था कि कितने तरीके के नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम होता क्या है, और नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर नंबर, सबको हमें बेसिकली समझना था। तो बेसिक से हमने समझ लिया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं कंसेप्ट नंबर 02 की तरफ। तो कंसेप्ट नंबर 02 यानी कि कंसेप्ट नंबर सेकंड हमारा क्या है, किस बारे में है, ये हमारा इस बारे में है कि अगर हमें किसी भी दो नंबर्स के बीच में, किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में, ठीक है, कोई भी दो रैशनल नंबर ले सकते हैं हम लोग, ए और बी, ठीक है, 2/5 ले लिया या फिर 7/5 ले लिया, इन दोनों नंबर्स के बीच में, ठीक है, इन दोनों नंबर्स के बीच में कुछ अगर हमें रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है, इनके बीच में यानी कि इन बिटवीन, कैसे निकालेंगे जरा इसको हम समझते हैं। तो इसका एक पर्टिकुलरली प्रोसेस है, मेथड है, जिसको आपको समझना है, ठीक है। तो सवाल देखो दो तरीके से आ सकता है। पहला, आपको दो ऐसे रैशनल नंबर दिए जा सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर या तो डिफरेंट हो या तो सेम हो। तो पहले हम लोग समझते हैं सेम वाले का। तो जैसा भी हमारे पास एक सवाल है, इस पर्टिकुलर सवाल में हमारे पास दो रैशनल नंबर दे रखे हैं, ठीक है। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब 3/5 और 4/5 के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालने कितने, 5, ठीक। कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें कोशिश करके कि क्या 3 और 4 के बीच क्या डिनोमिनेटर सेम है, पहले तो ये देखेंगे, ठीक है। पहले तो देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो बढ़िया, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो बनाना पड़ता है, कैसे बनाएंगे बाद में देखेंगे। पहले ये टाइप 1 है, इसमें डिनोमिनेटर सेम मिलेगा आपको अपने आप, तो सेम मिलेगा तो बढ़िया, आसानी हो गई हमारे लिए, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। तो हम लोग सीधा देखेंगे इसमें कि क्या 3 और 4 के बीच में कुछ नंबर आ सकते हैं, पॉसिबली 5 आ रहे हैं अपने आप, अगर आ सकते हैं तो बढ़िया। यहाँ पे देखेंगे अगर तो 3 के बाद तो सीधा 4 आ जाता है, तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 5 को पकड़ेंगे और बोलेंगे कि हमें अगर 5 नंबर निकालने तो हम लोग इसमें प्लस कर देंगे 1। ये 1 जो है आपको प्लस करना इसलिए होता है क्योंकि ये बेसिकली मेथड मैंने देखा है बुक में या देखा है आपकी, ठीक है। वो बोला जाता है कि एक नंबर एक्स्ट्रा प्लस कर दो, उसके बाद में उस नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आने लग जाएगा, ठीक है। तो देखो हमने 5 में 1 प्लस कर देना है, ठीक है। कोई सा नंबर मिलेगा आपको, कितने भी निकालने होंगे वो उसमें 1 प्लस कर देना, 1 ध्यान रखना, 1 प्लस करना है, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा आंसर 6। आपको क्या करना है, आपको 3/5 और 4/5 को अलग अलग रखना है दूर दूर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर नीचे 6 से, ठीक है। किससे, जो आपका रिजल्ट आया उससे। रिजल्ट क्या आया आपका, 6 आया ना यहाँ से प्लस करने के बाद। अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 6 18, 5 6 30। इसी तरीके से आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4 6 24, 5 6 30। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, अभी भी डिनोमिनेटर तब भी सेम है कि नहीं, वो सेम ही रहेगा क्योंकि आपका पहले भी सेम था। अगर पहले सेम नहीं था तो बाद में भी सेम नहीं आएगा, तो पहले सेम करना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, बेसिकली इन दोनों के बीच में नंबर देखेंगे कि 5 नंबर यहाँ पे मिल रहे हैं। कौन कौन से, 19 20 21 22 23, बस सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास जो रैशनल नंबर्स आ रहे हैं वो है 19/20 30, 20/30, 21/30, इसके बाद आ जाएगा हमारा 22/30, और फिर लास्ट आ जाएगा हमारे पास 23/30, ठीक। तो हमारे पास जो 5 निकालने के लिए बोले गए थे, तो हम लोगों ने 5 के 5 कम्प्लीटली सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। तो प्रोसेस आपको होप करता हूँ क्लियर हो गया होगा। क्या है प्रोसेस हमारा, सिंपल सा ये है कि हमें जितने नंबर निकालने के लिए दिए जाएंगे, हमें बस ध्यान ये देना है कि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है या नहीं, ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं होगा ना, तो अभी बताऊंगा हमें क्या करना है। बस बेसिकली डिनोमिनेटर सेम करना होता है, वो करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, ठीक है।
लेकिन अभी ये समझ लो कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो गए तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, जितने नंबर निकालने के लिए बोले गए हैं, 5 बोले गए हैं तो 5 में 1 प्लस कर दो, 10 बोले गए होते तो 10 में आप क्या कर देते, 1 प्लस कर देते तो आपका नंबर आ जाता है 11। तो जो भी नंबर ये आने वाला है 11, या फिर जो भी करते प्लस 1 करने के बाद जो आता, उस नंबर से आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर नंबर में मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर नीचे, ठीक है, इस तरीके से दोनों दोनों में, ठीक है, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में भी, इस साइड भी, इस वाले में भी, इस वाले में भी, ठीक है, दोनों नंबर में करना है, ऊपर नीचे दोनों में, ठीक है। फिर आपके पास जो नंबर आ गया, बस आप देख लो न्यूमरेटर के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, जितने आ रहे हैं जितने पूछे जाएंगे उतने निकाल के बता देना, ठीक है। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। कहीं भी किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन होगा अगर आपको कहीं किसी भी जगह, तो आप लोग, मैं लास्ट में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दूंगा, उसमें आप लोग जब चाहो तब पूछ सकते हो, ठीक है। तो लास्ट तक वेट करना, तब पता चल जाएगा आपको, ठीक है। स्किप करके बेटा मत जाना ऐसे सीधा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट आ गया कुछ इस तरीके से 5/2 आ गया, 8/6 आ गया, तो हमारे पास न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, एक में 6 है। तो क्या करेंगे अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब इसको पहले सेम करेंगे। तो हम लोग यहाँ पहले से नीचे देखेंगे 5/2 और 8/6। डिनोमिनेटर सेम करने का तरीका क्या होता है, आप दोनों नंबर का, दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालो साइड में, ठीक है। हम लोग अगर इन दोनों का एलसीएम निकालें 2 और 6 का, तो बेसिकली वो हो जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो हमारा एलसीएम कितना आया, 6। तो हमारा जो भी नंबर एलसीएम आया 6, उस पर्टिकुलर नंबर को मैं चेक करना है कि वो 2 के टेबल में कितने जाता है। मेरे को बताओ आप, 2 के टेबल में 6 कितने जाता है, 2 के टेबल में 6 आता है कितने जा, 3 जा। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको ऊपर किससे, 3 से, क्योंकि 2 के टेबल में 6 कितने जाता है, 3 जा, ऊपर भी और नीचे भी, ध्यान रखना 3 से ऊपर भी और नीचे भी। अब बताओ 6 के टेबल में 6 कितने जाता है, 6 के टेबल में 6 कितने से आता है, सिर्फ और सिर्फ 1 जा आता है। तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी। तुम्हारा नंबर जो आ जाएगा आप चेंज होकर के वो आ जाएगा 5×3 = 15 अपॉन 2×3 = 6 एंड आपका ये नंबर आ जाएगा 8×1 = 8/6, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया आप चेंज होकर के, आंसर नहीं मतलब नंबर क्या आ गया आपके चेंज होकर के, अब नंबर आ गए 15/6 एंड 8/6। अब आपको बेसिकली इन्हीं नंबर्स के बीच में निकालने हैं कितने नंबर, 5 नंबर निकालने हैं। तो आप लोग आराम से देख पा रहे हो, 8 के बाद यहाँ पे ये नंबर आगे पीछे लिखे हुए हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ इस तरीके से 8/6 एंड 15/6, तो आप लोग देख पा रहे हो इसमें नंबर आ रहे हैं बड़े आराम से। 5 कौन कौन से, एक तो आ रहा है हमारा 9/6, 9/6, एक आ रहा है हमारा 10/6, एक आ रहा है हमारा 11/6, एक आ रहा है 12/6, फिर एक आ रहा है 13/6, ठीक है। तो हमारे पास इसमें तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, 5+1 करते और मल्टीप्लाई कर देते। देखो वो तब मल्टीप्लाई करना होता है जब नहीं आ रहे नंबर, ठीक है ना, 5 नंबर नहीं आ रहे इनके बीच में, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्टली नंबर आ गए 5 के 5। तो अगर आ गए तो भाई सिंपल आंसर लिख दो, फालतू में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पे 5+1 करके बोलो भैया 5+1 करके इसको भी 6 से मल्टीप्लाई, इसको भी नहीं। जरूरत पड़ रही है तभी, ठीक है, ध्यान रखना, जरूरत पड़ने पर ही चीज़ें हमें करनी चाहिए। बिना जरूरत के अगर आप एक्स्ट्रा खाना खाओगे तो फिर वो काम भी नहीं आएगा आपके, और फिर आपको अच्छा भी नहीं लगेगा ज़्यादा खा के, इसलिए ठीक है। तो एक्स्ट्रा चीज़ें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम बचाना है, मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम बचाना, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्टली आंसर निकाल दिया हमारा, जो कि हमारा इन दोनों नंबर के बीच में आराम से आ गया था, ठीक है। तो होप करते हैं आप लोगों को दोनों तरीके समझ में आ गए। जब डिनोमिनेटर सेम हो तब क्या करना है, जब डिफरेंट हो तब क्या करना है। डिफरेंट होगा तो पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, सेम करने के लिए इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना है। जो भी एलसीएम आएगा उस पर्टिकुलर एलसीएम को मैं डिनोमिनेटर से जाके चेक करना है कि भाई इसके टेबल में आप कितने जाते हो। 2 के टेबल में कितने आते हो, 3 जाते हो, तो 3 से ऊपर 3 से नीचे मल्टीप्लाई। इसी तरह से हम लोग चेक करेंगे भाई आप इसके टेबल में कितने जाते हो, इसके टेबल में 1 जा आते हो तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई, 1 से नीचे मल्टीप्लाई। फिर जो नंबर हमारा रिजल्टेंट नंबर आया, रिजल्टेंट नंबर हमारा जो भी आया उस नंबर को आप चेक कर लो एक बार कि क्या इन दोनों नंबर के बीच में हमारे पास 5 नंबर आ रहे हैं तो बढ़िया, नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, नहीं आ रहे हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर 5 को प्लस कर देंगे 1 से और मल्टीप्लाई कर देंगे फिर उसके साथ, यानी कि 5+1 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देता है 6 से ऊपर नीचे सब में। बट तब जब इनके बीच में नहीं आ रहे होते 5 नंबर, यहाँ पे तो 5 नंबर आराम से आ गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। 8 के बाद 9 आता है, 8 के बाद फिर 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 बाद 13, इसमें तो एक और नंबर आ सकता है 14। तो ये यहाँ तक नंबर हमारे पास 15 तक के बीच में, 8 और 15 के बीच में नंबर हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट नंबर 02 आई थिंक कंप्लीट होता है, यस, ठीक है, मुबारक हो, आपने 2 कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए आज के लेक्चर के। तो हमारे पास अगला कंसेप्ट जो है, उससे पहले हमारे पास एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज के लिए हम लोगों के पास प्रैक्टिस करने का एक अच्छा टाइम मिला है, तो हम लोग अब प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों के पास सवाल पहला ये रहा कि इज़ अ ज़ीरो
रैशनल नंबर, क्या जीरो एक रैशनल नंबर होता है? तो बताओ मेरे को, क्या कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? क्या जीरो को आप लोग पी अपॉन क्यू फॉर्म लिख सकते हो? अभी हमने लिखा था 0.5, 0.10, ये सब क्या है? ये सब पॉसिबल नंबर हैं, रैशनल नंबर बन सकते हैं, यानी कि ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि पी अपॉन क्यू में क्या बोला जाता है, पी और क्यू इंटीजर नंबर होना चाहिए। तो 0 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट 0 आएगा, इसका भी रिजल्ट 0 ही आएगा। तो 0 को मैंने एक तरीके से इस फॉर्म में लिख दिया, 0 को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, तो मैं इस फॉर्म में 0 को लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स? यहाँ पे आएगा आपका ट्रू, ठीक है। यस आएगा, मतलब इसमें बोला था इज क्या 0 ऐसा लिखा जा सकता है? क्या 0 रैशनल नंबर है? तो हम लोग कहेंगे यस, 0 इज रैशनल नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोला है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब ये देखो, आगे ना सवाल, आप सोचोगे सर 3 और 4 के बीच में तो नंबर ही नहीं आते। 3 और 4 के बीच में तो कुछ आता ही नहीं है। 3 और 4 के बीच में 3.1, 3.2, 3.4 ये सब आता है। देखो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो जो बच्चे इस तरह से लिख रहे होंगे आंसर के 3.1, 3.2, फिर 4, 3.3, 3.4, 3.5 करते 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 ऐसे करोगे ना तो भी सही है। बट क्या होता है ना, आपको यहाँ रैशनल नंबर बोला जा रहा है तो बेसिक इनका मेन मकसद है आपको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखवाना। ये भी रैशनल नंबर ही होते हैं, ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो आपके पास 3.1 जो आंसर आया उसको आप लोग ऐसे कर देना 31/10, ठीक है। अगर अगर कुछ बच्चे इस तरह से कर रहे हैं तो बोल रहा हूँ मैं, ये एक मेथड है जो बहुत लोग करते हैं, ठीक है, पॉइंट में निकाल देते हैं आंसर। बट मैं क्या बोलूँगा, इस मेथड से मत करो। जो हमने बेसिक मेथड पढ़ा है उसी से करते जाओ, सारे सवाल हो जाएंगे ना उससे। तो इस मेथड से कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इस सवाल के लिए कि हमारे पास एक नंबर 3 है एंड अनदर नंबर इज 4। आप लोग मेरे को बताओ 3 और 4 क्या ही रैशनल नंबर दिख रहे हैं आप लोगों को? है या रैशनल नंबर है या नहीं है? ये इसके नीचे क्या कुछ है या नहीं है? 3/1, 1 तो रहता है ना हर नंबर के नीचे, ये भी 4/1। तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ये है, तो ये दो रैशनल नंबर है, इनके बीच में हमें रैशनल नंबर निकालने हैं। तो हम लोग अगर देखें इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या सेम टू सेम है? यस, सेम टू सेम है। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे कि 3 और 4 के बीच में हमारे पास 6 नंबर निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते। मतलब ऐसे एज अ इंटीजर्स, ऐसा कि मतलब 3 के बाद 5 आ सकता है क्या? नहीं। 3 और 4 के बीच में 5 नहीं आता ना, तो हम लोग बोलेंगे 3 और 4 के बीच में नंबर ही नहीं आ रहे। तो नंबर नहीं आ रहे तो क्या करेंगे, इसको हम लोग 6 को में ऐड कर देंगे 1, 6 में क्या ऐड कर देंगे 1, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 6 में ऐड करने के बाद 1, ये आ जाएगा हमारे पास 7। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी, 7 ऊपर 7 नीचे, 7 ऊपर और 7 नीचे। तो हमारा आंसर आ जाएगा बेसिकली 21/7 एंड 28/7। अब लोग मेरे को बताओ कि डिनोमिनेटर सेम है ना? है सर। अब 21 और 28 के बीच में क्या 6 नंबर निकल सकते हैं? आराम से निकल सकते हैं। 22/7, 23/7, ठीक है, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अब मेरे को गिन के बताओ कितने नंबर हो गई है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो होप करता हूँ आप लोगों को 6 के 6 नंबर मिल गए होंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे तो मिल चुके हैं। तो कैसे किया? सिंपल, डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा था तो उसे दिखा दिया भाई इसके नीचे 1 पड़ा हुआ है। डिनोमिनेटर सेम पहले से थे तो सेम करने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद में हमें देखने की जरूरत थी क्या 3 और 4 के बीच में नंबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे थे, तो हम लोगों ने क्या करा, 6 को प्लस करा 1 से और मल्टीप्लाई कर दिया 7 के साथ में ऊपर नीचे, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी सब जगह 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद में हमारे पास नंबर चेंज होकर के आ गया 21/7, 28/7। अब इन दोनों के बीच में हमारे पास 6 नंबर आ गए जो हमने यहाँ पे नीचे लिख दिए, ठीक है। कंप्लीट हो गया वाला सवाल हमारा। इसी तरीके से अगला सवाल आपको खुद कर लेना है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5, 4/5। वापस से ही तो वैसे सवाल है जैसे हम लोगों ने किया था अभी अभी। आई थिंक सेम सवाल है शायद से, है ना? सेम है क्या? सेम तो नहीं, हाँ सेम ही है। अभी तो क्या हमने वाला सवाल तो जब कर चुके हैं तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब मैं नहीं कर रहा, करना है आपको तो आप खुद से कर सकते हो। अगला सवाल जरा बढ़ते हैं। स्टेट वेदर द गिवन आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है आप लोगों को, तो मेरे को बताओ आप लोग पहले सवाल में क्या बोला जा रहा है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? ठीक है, वो ये बोला जा रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर और नॉट, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि जितने भी नंबर नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, क्या सारे के सारे होल नंबर के डब्बे के अंदर आते हैं? बताओ आते हैं कि नहीं आते? मैंने बताया था ना नेचुरल नंबर होल नंबर के डब्बे के अंदर आते हैं, ठीक है। कैसे आते हैं ये देख लेते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे आप लोगों ने आपको बताया था अभी अभी हमने कि सर ये सारे के सारे नंबर नेचुरल नंबर जो है होल नंबर के डब्बे के अंदर आते हैं। इसका मतलब नेचुरल नंबर सारे के सारे होल नंबर होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स को हम लोग होल नंबर्स भी कह सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से वाला सवाल का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? नहीं होते हैं। क्यों? देखो इंटीजर्स के अंदर, आप ध्यान से यहाँ पे देखो डब्बा इंटीजर वाला, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स आते हैं। ठीक है, होल नंबर के अंदर इंटीजर नहीं आता। इंटीजर का डब्बा बड़ा है, इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव सब नंबर आते हैं, बट होल नंबर के अंदर क्या पॉजिटिव नेगेटिव नंबर आते हैं? उसके अंदर तो नेगेटिव नंबर आता ही नहीं। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे इसका आंसर फॉल्स है, क्योंकि एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते। अगला सवाल है, एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। क्या हर एक रैशनल नंबर होल नंबर होगा? ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर में जो है पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, चीज़ें अपॉन में भी होती है। तो यहाँ पे तो होल नंबर में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। होल नंबर में तो सिर्फ 0 1 2 3 4 होता है। रैशनल नंबर में तो भाई पॉइंट में आता है नंबर, माइनस में आता है नंबर, फ्रैक्शन में आता है नंबर, लेकिन इसमें नहीं आता ऐसा। तो होल नंबर्स के अंदर रैशनल नंबर नहीं आ सकते, क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर होल नंबर आता है। समझ रहे हो क्या बोला जा रहा है? मतलब आपकी आपके पास एक बैग है, उस बैग के अंदर बुक आती है, उस बैग के अंदर बुक के अंदर चैप्टर्स आते हैं, उस बुक के अंदर पेजेस आते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, रैशनल नंबर एक तरीके से आपका बैग है, उस बैग के अंदर आपका इंटीजर नंबर यानी कि आपकी बुक्स आती हैं, इंटीजर नंबर्स के अंदर आपके पेजेस आते हैं यानी कि होल नंबर आते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि पेजेस के अंदर मैं बैग डाल सकता हूँ? ऐसा हो सकता है कभी? नहीं हो सकता ना। मतलब पेजेस के अंदर फोटो जरूर डल सकती है बैग की, लेकिन असली वाला बैग पेज के अंदर नहीं डल सकता। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये बात गलत है कि होल नंबर सारे के सारे रैशनल नंबर नहीं होते। ठीक है, और एवरी रैशनल नंबर आर नॉट, सॉरी कहाँ गया, हाँ, एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते। ठीक है, चलिए यहाँ से हम कंप्लीट करते हैं अपना ये टॉपिक और बढ़ते हैं कंसेप्ट नंबर 3 की तरफ। तो हमारे पास कंसेप्ट नंबर 3 जो है वो बात करनी है हमें अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट की। आपने ही चैप्टर नंबर सॉरी क्लास 8th में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 7th या 8th होगा आपका ये चैप्टर, है ना। तो उस चैप्टर में हमने समझा था एक्सपोनेंशियल पावर के साथ में इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है। तो ध्यान से देखना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। आप लोगों को पता होगा कि एक स्क्वायर कोई इस तरीके के शेप में होता है जिसमें इसके चारों साइड जो है इक्वल होती हैं। इसका आप अगर एरिया निकालते हो तो इसका एरिया निकलता है साइड इंटू साइड, है कि नहीं, साइड इंटू साइड। तो इसी तरीके से हमें भी किसी नंबर का भी स्क्वायर निकालना होता है, तो उसमें भी हमें साइड इंटू साइड यानी कि उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, स्क्वायर से आप हमेशा याद रखना, स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। मान लेते हैं मैं आपसे बोलूँ फाइंड द स्क्वायर ऑफ, ठीक है, स्क्वायर ऑफ 10। अगर मैं आपको बोलूँ 10 का स्क्वायर निकालो, आप लोग क्या करोगे? आप लोग जाओगे अपने कैलकुलेटर के पास और 10 को 10 से कर दोगे मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 100। अगर मैं आपसे बोलूँ भाई स्क्वायर निकालो आप 12 का, तो आप क्या करोगे? फिर से जाओगे अपने कैलकुलेटर के पास, अच्छा खुद से कर सकते हो, खुद से कर लो मल्टीप्लाई, ठीक है, कैलकुलेटर के पास मत जाओ। तो 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा आपका? 144। तो आपको ये समझना है कि स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए, ठीक है, उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जो आंसर जो आए दैट इज आपका स्क्वायर। तो आपका जो है स्क्वायर ऑफ 10 क्या हो जाएगा? आपका स्क्वायर ऑफ 10 हो जाएगा सिंपल सा 100। ठीक है, इसी तरीके से आपका स्क्वायर ऑफ 12 क्या हो जाएगा? आपका स्क्वायर ऑफ 12 हो जाएगा आपका 144। ठीक है ना, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी नंबर को उसी नंबर से एक बार मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो आपको ये होप करता हूँ चीज़ समझ में आ गई हो। तो ये आपका बेसिकली होता है स्क्वायर। अब आपने क्यूब भी पढ़ रखा होगा, क्यूब में आपको कंफ्यूजन रहता था कि सर क्यूब क्या है स्क्वायर क्या। स्क्वायर में देखो हम लोग उस नंबर को 2 बार कर रहे हैं आपस में मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आपके वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं खुद से। ठीक है, कुछ इस तरीके से कि 2 बार, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हुआ अपने आप से 1 बार 2 बार। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 10 का मल्टीप्लिकेशन हुआ 2 बार। ठीक है, तो वहाँ पे लेकिन 3 बार होता है, 10 इंटू 10 इंटू 10 होता है क्यूब्स में, ऐसा होता है। ठीक है, मैं ये आपको क्यूब पढ़ा रहा हूँ, क्यूब समझा रहा हूँ, बस बेसिकली ऐसे बता रहा हूँ, बस मस्ती मस्ती के लिए, बाकी इसका ज़्यादा काम नहीं है चैप्टर में। ठीक है, तो क्यूब में हमारे पास 1 2 3 बार मल्टीप्लिकेशन होता है 10 का। ठीक है, 3 बार 10 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं 10 आपस में 2 बार मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर होता है स्क्वायर और क्यूब में। तो स्क्वायर समझ में आ गया, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर से निकाल सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं आपको स्क्वायर देता हूँ, स्क्वायर निकालो आप 125 का, किसका? 125। तो आप वीडियो को पॉज करके आप निकालो आंसर, तब तक मैं भी आंसर निकालता हूँ कैलकुलेटर की मदद से। आपने आप निकालो भाई, चलो ठीक है, 125 इंटू 125 अपने आप निकालना भाई जल्दी, मैं बताऊंगा नहीं आंसर, नहीं तो जल्दी निकालो। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 15625। जिसका आंसर सही आया बढ़िया, जिसका भाई जिसने चीटिंग करी मुझसे गलत बात है, अपने आप मेहनत करा करो। मैं तो टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ अभी बस, बाकी पेपर में तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ जब मेरा एग्जाम होता है ना, मैं भी तो बच्चा ही हूँ। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की। तो स्क्वायर रूट में हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट में बेसिकली हम लोगों को ये समझना है कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि
रूट का मतलब पता है क्या आप लोग, क्या होता है आप लोगों को? रूट का मतलब पता है क्या होता है? रूट का मतलब होता है जड़। ठीक है, जड़ का मतलब क्या होता है? जिसकी मदद से एक पेड़ खड़ा होता है या पेड़ बनता है, ठीक है ना। अगर जड़ ना हो तो पेड़ नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर अगर आपको बोल दिया जाए, यानी कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा 16 का स्क्वायर रूट पूछा जाता है आपसे, ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो इसका मतलब ये पूछा जाता है कि 16 कैसे बना, कौन से वो नंबर थे जो आपस में मल्टीप्लाई हो जिसने 16 को बनाया। दोस्तों आप लोग जानते होंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4, क्योंकि आपको पता है कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने से मेरा 16 बना है। तो रूट क्या है इसका? 16 बनने की जड़ क्या है? 16 बना किसकी मदद से? 4 की मदद से। ठीक है, तो 4 ने 4 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 4 ही वो नंबर था जो खुद से मल्टीप्लाई होकर के 16 बनाया। इसी तरीके से अगर मैं पूछा हमसे 25 का बताओ, 25 कैसे बना होगा? 25 बना होगा 5 से, है कि नहीं। जब 5 मल्टीप्लाई हुआ 5 के साथ में, तब जाकर के वो 25 बना, यानी कि स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 25 का? तो 25 का स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका कितना? 5। समझ रहे हो? तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, बट उसके लिए मेथड होता है, पर्टिकुलरली इसको समझना जरूरी है। क्या मेथड होता है, जरा हम समझते हैं क्या होता है। उस मेथड का नाम होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, बड़ा ही मुश्किल लग रहा होगा सुनने में, बट होता बहुत आसान है। बहुत चिन्ह जैसे आप एलसीएम निकालते हो ना, ऐसे ही होता है बस। तो समझते हैं क्या बोलता है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये किस लिए यूज करते हैं हम लोग? ये हम लोग यूज करते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए। ठीक है, यूज करते हैं, ऐसे ही आप भी लिखा करो कॉपी में ताकि समझ में आता रहे। सिंपल नोट यार, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इंग्लिश में ही नहीं लिखना है, इतना सिंपल। यूज करते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशंस है नहीं, बट अगर तो भी कुछ कंफ्यूजन अगर आ जाए बाद में, अगर अगर आए, मतलब मुझे तो नहीं आएगा, अगर आए तो मेरे पास कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। ठीक है, वो जो मेरे पास है लास्ट में मिलेगा, अभी मत जाना नहीं तो झटका लग जाएगा, कुछ ऐसा है इसमें। ठीक है, सॉरी। तो कैसे निकालेंगे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से, समझते हैं। मान लेते हैं, मैं आपसे पहले सवाल दे देता हूँ कि भाई स्क्वायर रूट निकालो आप 625 का। ठीक है, 625 का आप स्क्वायर रूट निकालो। तो कैसे निकालोगे आप? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे लाइन खींचनी पड़ेगी कुछ इस तरह से, दो, एक सीधी और एक इसके साथ में बिल्कुल परपेंडिकुलर, कुछ इस तरीके से, ऐसे मतलब समझ गए ना, टी मतलब ऐसा कुछ टी बनता हुआ। ठीक है, फिर आप लोग 625 को यहाँ पे पुट कर देना और इसको सॉल्व करना शुरू कर देना। तो 625 आपका सीधा जाएगा 5 की मदद से, फिर आ जाएगा 125, फिर आ जाएगा 525, फिर आ जाएगा 5 फिर आ जाएगा 5 1। ठीक, इसके बाद में आपके जो नंबर्स यहाँ पे आ चुके हैं आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पेयरिंग करनी है दो नंबर्स की। तो ये दो नंबर सेम टू सेम है, सेम टू सेम नंबर्स ही पेयर हो सकते हैं। दोनों जो सेम नंबर है वो पेयर होकर के आपका यहाँ से निकल जाएगा 5 बाहर। ये दोनों नंबर सेम है तो इससे निकल जाएगा 5 बाहर। तो जो नंबर बाहर निकल के वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5 5 जा 25। ठीक है, तो बेसिकली 625 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है? 25। आप चेक भी कर सकते हो, 25 का और 25 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो आपका बेसिकली देता है 625 को। बेसिकली जो 625 है उसकी जड़ क्या है? उसकी जड़ जो बेसिकली है वो 25 है, यानी कि उसका रूट जो है, स्क्वायर रूट जो है वो क्या है? 25। क्योंकि 25 को मैं अगर 25 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो मेरे को देता है 625। तो स्क्वायर रूट का मतलब समझे क्या होता है? यानी कि स्क्वायर जो बना उसकी जड़ क्या थी, किसके नंबर्स की मदद से किस नंबर को मल्टीप्लाई करने से वो स्क्वायर रूट बना, यानी कि कौन सा है वो नंबर। ठीक है, तो उसको हम लोग स्क्वायर रूट कहते हैं। समझ में आया? तो होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो। लेकिन अब इसे हमें थोड़ा सा और एडवांस तरीके से भी समझना है कि ज़रूरी नहीं है आपके पास में अब हमेशा क्या बोलते हैं स्क्वायर नंबर सीधा ऐसे आ जाएंगे। अब आपको थोड़ी सी एक नई चीज़ समझनी है, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखो मैं क्या बता रहा हूँ। स्क्वायर रूट जो है इसका बहुत यूज होने वाला है चैप्टर में। तो स्क्वायर रूट को समझने के लिए आप लोगों को ये समझ लेना कि स्क्वायर रूट का एक सिंबल नाम से कुछ चीज़ होती है जो कुछ इस तरह से दिखाई जाती है, यानी कि ऐसी। तो किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो हम लोग उसे ऐसा करके भी लिख सकते हैं कि भाई स्क्वायर रूट बताओ 625 का। ठीक है, और पूरा पूरा डब्बा इस तरीके से बन जाएगा और ये ऐसा करके क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों को। ठीक है, स्क्वायर रूट बताओ आप 25 का, स्क्वायर रूट बताओ आप 16 का। ठीक है, तो ये आपके पास तरीका है स्क्वायर रूट दिखाने का। ठीक है, इस तरह से स्क्वायर रूट को हम लोग दिखाते हैं। ठीक, अब इससे हमें क्या समझना है
इससे हमें ये समझना है कि ज़रूरी नहीं है हमारे पास हर एक नंबर का आंसर डायरेक्टली हमारे पास नंबर में आ जाएगा 25 या 5 या 6। कभी कभी हमारे पास आंसर जो है डायरेक्टली नहीं आते, किसी किसी नंबर के हम स्क्वायर रूट निकालते हैं वो कंप्लीट नहीं निकलते। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप अभी स्क्वायर रूट निकालने जाओ, मान लो 32 का, ठीक है। तो 32 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालने के लिए जाते हो तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोगों को करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप लोग इसके फैक्टर निकालना शुरू करो। 2 से जाएगा 16 जा, 2 से जाएगा 8 जा, 2 से जाएगा 4 जा, 2 से 3 2 जा और 2 से 1 जा, ठीक। अब आप लोग क्या करोगे, पेयरिंग बनाओगे। तो पेयरिंग बनाने के लिए आप लोग बोलोगे सर ये 2 से एक नंबर कॉमन आ गया 2, इन दो की पेयरिंग हुई, इससे आ गया 2। अब ये तो छूट गया अकेला। अब ये जो नंबर अकेला छूट गया इसको क्या क्या करें। जो नंबर अकेला छूट जाता है वो नंबर डब्बे के अंदर चले जाता है। डब्बा मतलब रूट के अंदर। कैसे, ये जो दो नंबर आपके यहाँ पहले तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या जाएगा, 2 2 आपका जाएगा 4। तो आपका जो आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा कुछ। आप लोग यहाँ पे लिखोगे सर हमारा आंसर आएगा 4 और रूट के अंदर जो आपका नंबर बच गया वो क्या बच गया, आपका रूट के अंदर बच गया 2। तो बेसिकली आपका रूट 32 का आंसर कितना जाएगा, 4√2। तो ये आपका एक पर्टिकुलरली नई सी चीज़ जो आपको अभी समझनी है, जो मेरे ख्याल से आप लोगों ने पहले नहीं समझी होगी कि भाई 4 जो है बाहर निकल गया और रूट 2 अंदर, 2 जो है अंदर रह गया, ठीक है। 32 में से 4 बाहर निकल गया और 2 अंदर रह गया। 4 क्यों बाहर निकल पाया, क्योंकि उसकी पेयरिंग हो पाई। इस वाले 2 की पेयरिंग, इन दोनों 2 की पेयरिंग हुई तो उससे एक 2 बाहर निकल गया। इन दोनों 2 की पेयरिंग हुई तो उससे एक 2 बाहर निकल गया, लेकिन एक जो 2 था वो अंदर छूट गया, जिसकी वजह से बेचारा रूट के अंदर ही रह गया, ठीक है। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, कुछ लोग छूट जाते हैं पीछे, बट बाद में आगे निकल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 जो है वो रूट के अंदर छूट जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ समझ के चलना है कि हमारे पास कोई भी नंबर आए तो उसका फैक्टर कैसे निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। मान लो मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, आप 2-3, आप लोग खुद से ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, ताकि थोड़ा टाइम भी बचे और टाइम मिले आपको सॉल्व करने का। तो मैं आपको कम्प्लीटली टाइम दे रहा हूँ, 2-2 मिनट दे रहा हूँ एक एक सवाल के ऊपर, आराम से बैठ के करना, ठीक है। बड़ा बड़ा नंबर नहीं दूंगा, छोटे मोटे नंबर दे रहा हूँ। 128 छोटा ही तो है और ये आपका आ गया 50, ठीक है। इनका स्क्वायर रूट निकालो, क्या आएगा, जल्दी निकालो फटाफट। निकाल दिया, अगर भाई निकाल दिया तो बढ़िया, मैं आंसर बता देता हूँ क्या आएगा। पहले वाले का आंसर जो आएगा, निकाल दिया, निकाल दिया ना, बढ़िया। फिर इस वाले का आंसर आएगा आपका 8√2, ठीक है। और इस वाले का आंसर आपका आएगा 5√2, ठीक है। होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आया कैसे आया वो। पहले मैं दिखाता हूँ √50 का। 50 को आप अंदर डालोगे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, यानी कि इस पर्टिकुलर लाइन में, तो यह जाएगा 2 से 25 और यह जाएगा 5 5 5 1। तो इन दोनों का तो पेयर बन गया ना, 5 बाहर निकल गया, लेकिन तो छूट गया अंदर अकेला ही। तो जो अकेला छूट गया वो कहाँ रह जाता है, वो अंदर रह जाता है, तो वो √2 के अंदर अंदर आ गया। बाकी जो 5 निकल गया बाहर वो तो निकल गया, तो उसका आंसर 5√2 आ गया। इसी तरीके से ये निकालो आप 128 को, 128 को करो सॉल्व, तो यह जाएगा आपका 2 से 64 जा, 2 से 32, 2 से 16 जा, 2 से 8 जा, 2 से 4 जा और 2 से 2 जा और 2 से 1 जा। अब आप लोग देखो ध्यान से क्या क्या कॉमन निकल रहा। ये 2 में से 2 बाहर निकल जाएगा, एक 2 यहाँ से निकल जाएगा, एक 2 यहाँ से निकल जाएगा, और ये वाला जो है 2 छूट जाएगा, है कि नहीं। ये वाला 2 जो है छूट जाएगा, तो जो छूट जाएगा बेसिकली वो अंदर रह जाएगा। तो जो अंदर रह जाएगा तो वो उसको हम लोग कहेंगे रूट के अंदर। बाकी इनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 2 2 हो जाएगा आपका 4 और 4 2 हो जाएगा आपका 8। तो आपका आंसर आ गया 8 रूट के अंदर 2, ठीक है। अब होप करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई हो। आगे चल के चैप्टर में हम लोग इस चीज़ को और समझते रहेंगे, ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। बार बार देखोगे समझ में आ जाएगा कैसे निकालना होता है। रूट बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया मैंने आप लोगों को। बाकी कोई कन्फ्यूजन अगर आए तो अभी बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल पे आप जा करके पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और होती है स्क्वायर रूट के कंसेप्ट में, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो रहा है लेकिन कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो उसमें एक चीज़ और होती है कि मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर इस तरीके से आया, जैसे कि 2 2 4 2 8 2 2 4 4 2 8 8 2 8 3 24, हाँ 24 का अगर हम लोगों को मान लेते हैं पूछा जाए स्क्वायर रूट निकालने के लिए, ठीक है। √24 निकालो, तो कैसे निकालोगे आप लोग, वही करोगे, ऐसा करके लाइन खींचोगे जैसे मैंने खींची यहाँ पे लाइन, और उसके बाद में आप लोग शुरू करोगे 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा, ठीक। आप लोग ऐसे करोगे तो आप लोगों का ध्यान से यहाँ पे देखो, तो आप लोगों के पास ये वाला और ये वाला पार्ट कॉमन आ गया है कि नहीं। यहाँ से आप लोगों का 2 बाहर निकल जाएगा, लेकिन अब की बार ये वाला 2 भी अकेला छूट गया और ये 3 भी अकेला छूट गया। तो इन 2 नंबर जब अकेले छूट जाए, या 2 या 3 या 4, उनका क्या होगा भाई, तो उनका क्या होगा, उनका ये होगा कि वो दोनों के दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर ही। यानी कि इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखा जाएगा
ये 2 तो बाहर निकल गया आपका, जो आपका बाहर निकल गया उसका आंसर तो वो तो 2 बाहर आ गया। रूट के अंदर जो छूट गया आपका वो है 2 और 3, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, क्या आ जाएगा 6। इसका आंसर आपका आएगा 2√6। ठीक है, किसका? √24 का आंसर आपका कितना आ जाएगा? 2√6। क्यों आया इसका आंसर आपका 2√6? क्योंकि जो आपका 2 और 3 थे, एक बार 2 के 2 नंबर अंदर ही अंदर रह गए, इस वजह से। समझे? तो ये चीज़ में समझानी बहुत ज़रूरी थी, तो होप करता हूँ समझ में आ गई हो। इसी तरीके से 2 या 3 या 4 कितने भी नंबर अगर अंदर छूट जाए तो उन नंबर्स को आपको अकेले अकेले आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, बाकी जो बाहर निकल सकते हैं उनको आप बाहर निकाल देना पेयरिंग करने के साथ। पेयरिंग मतलब कैसे करनी है? सेम नंबर होंगे तो बाहर नहीं देंगे, सेम नहीं होंगे तो बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने कॉमन लेकर के पेयरिंग कर दी। ठीक है, अब ध्यान रखना कि ये दोनों के दोनों नंबर से एक नंबर बाहर निकला, ये नहीं कि इसको और इसको कॉमन ले लो, ऐसा मत करना। ठीक है, कभी विकी अंदर ये वाला 2 वाला तो कॉमन नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो नंबर पहले से ही हम लोगों ने कॉमन में ले चुके हैं। ठीक है ना, तो इन दोनों नंबर के से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि पहले से उसको यूज़ कर लिया गया है। ठीक है, चीटिंग मत करना कभी इस तरह से। ठीक है ना, इसकी मदद से हमारा खाली इस ये वाला 2 निकला है बाहर, इन दोनों को हम लोग नहीं लेंगे साथ में। ठीक है, पेयरिंग इन दोनों की हो चुकी है, किसी का रिश्ता है तोड़ते नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो ये वाला कंसेप्ट हमारा कंप्लीट होता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं लास्ट कंसेप्ट की तरफ हमारा इस लेक्चर का, और फिर लेक्चर कंप्लीट। तो कंसेप्ट नंबर 4 आपका है इरेशनल नंबर के बारे में समझना है। थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कुछ भी मैथ्स में। ठीक है, इरेशनल नंबर बड़े आसान नंबर है, समझते हैं क्या है। तो इरेशनल नंबर बड़ा बड़ा लिखा है, आसान है या नहीं है? आसान है, चिंता मत करो, समझाता हूँ मैं, समझाऊंगा तो चीज़ें आसान हो जाएगी, और अब अगर समझोगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी। ठीक है, तो नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर सिंपली इरेशनल। वाओ, क्या डिफिनेशन है ना। तो जो रैशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं, ऐसा मतलब ये है। समझ में आया? इसका मतलब नहीं समझ में आया? इसका मतलब ये होता है कि आपके जो रैशनल नंबर होते थे कौन से होते थे, जिनको आप लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते थे। इसमें बोला जा रहा है कि कांट बी, इसको आप लोग नहीं लिख पाओगे। ठीक है, ब्रॉडली स्पीकिंग कि वी कैन से रैशनल नंबर कांट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी कि इनको आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, बड़ी दुख की बात है कि ये रैशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो इसलिए उन लोगों को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। समझ में आया? तो जो नंबर रैशनल नंबर नहीं है वो आपके रैशनल नंबर है। कोई पूछेगा आपसे रैशनल नंबर क्या होता है तो क्या बोलोगे? सर या मैडम, इरेशनल नंबर आपके वो नंबर होते हैं जो रैशनल नंबर नहीं होते। और पूछेंगे इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि रैशनल नंबर हमारे P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते थे। ठीक है, और उसमें Q जो है नॉट जीरो होता था, P और Q इंटीजर होता था। ये जरूरत इतना बताने की जरूरत नहीं है, बस पहले सिंपल ऐसे बोलना कि रैशनल नंबर हमारे P/Q के फॉर्म में लिख सकते थे, इसमें हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, बस अब एक चीज़ और समझने वाली है। एक डेफिनेशन तो आपकी ये है, बहुत सिंपल सी है। दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि अनसॉल्व रूट को भी हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। अनसॉल्व रूट का मतलब क्या है? जैसे कि हमारा आंसर अभी आया था यहाँ पे 4√6, या फिर हमारा आंसर आ जाए 2√6, तो इसमें जो ये रूट वाला पार्ट है जो अनसॉल्व रह गया, यानी कि जिसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए, जो जिसमें से सब कुछ बाहर नहीं आ पाया, कुछ पार्ट जब अंदर फंस के रह गया, जो अनसॉल्व रह गया, ऐसे नंबर्स को भी हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे कि √5, जैसे कि √2, ये सब के सब आपके क्या होते हैं? ये सब के सब आपके होते हैं इरेशनल नंबर। समझ में आया? जो आपके अनसॉल्व रह जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना एक चीज़ का, √25 इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि ये सॉल्व हो सकता है, इसका आंसर सिंपल 5 आ जाएगा। रूट हट गया, जब रूट हट जाता है तो वो नंबर रैशनल बन जाता है। लेकिन जब रूट नहीं हटता, ध्यान रखना, जब रूट नहीं हटता, जब अनसॉल्व रहता है, तो वो नंबर भी आपका रैशनल नंबर कहलाया जाता है। तो ये आपकी पहले डेफिनेशन ये हो गई कि भाई वो नंबर जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है, जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है, जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल है। दूसरा डेफिनेशन क्या हो गई? जो आपके अनसॉल्व रूट हैं, जैसे कि √2, √5, √7, ये भी आपके इरेशनल है। समझ में आया? तो कोई पूछेगा आपसे कि इरेशनल नंबर क्या होता है तो क्या बताओगे? सर इरेशनल नंबर वो होते हैं, या मैडम भी, कोई भी हो सकता है, सर भैया भी हो सकता है, कोई अंकल आंटी कोई भी हो सकता है, जो पूछे आपसे, आप लोगों को बोलना है कि इरेशनल नंबर वो होते हैं जो रैशनल नहीं होते। इसका मतलब ये कि रैशनल नंबर हमें P/Q के फॉर्म में लिख सकते थे, लेकिन इरेशनल नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और दूसरा एक और बात है कि भाई अनसॉल्व रूट जो होते हैं वो भी आपको क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को समझा देना किसी को, क्योंकि देखो जो स्टडी है, पढ़ाई है, उसको फैलाना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोगों को बताओगे ना तो वो एजुकेटेड नहीं होंगे ना, तो इसलिए फैलाओ, समझाओ सबको। ठीक है, अब हम समझते हैं कि √2 जो है वो इरेशनल तो है इरेशनल है। हाँ सॉरी, एग्जांपल के तौर पे हमें √2 बोला गया है इरेशनल है बिकॉज इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रेशियो सच एज P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, Q इज नॉट इक्वल टू 0। वही बोला गया कि √2 भी जो है क्या वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि उसको हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ P/Q, क्योंकि वो बेसिकली अनसॉल्व रूट है, इसलिए वो इरेशनल है। ये बेसिक डेफिनेशन है जिसको आपको दिमाग में बैठा लेनी है। ठीक है, कि ये आपका इरेशनल नंबर होता ही होता है, अनसॉल्व रूट इरेशनल नंबर होते ही होते हैं। ठीक है,
लास्ट चीज़ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ जो इसमें है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, लास्ट चीज़ है ये। ठीक है, लास्ट चीज़ ये रियल नंबर्स जो बहुत बेसिक सी चीज़ है कि रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रैशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। तो रियल नंबर्स इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, यानी कि आपके जो रैशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर है, अगर उन सबको आप एक डब्बे के अंदर डाल दो कुछ इस तरीके से, ठीक है, एक ही बैग के अंदर, पहले आपके पास बैग था, मान लो आप बैग की जगह आप ला एक सूटकेस, उस सूटकेस में आप पूरा पूरा नंबर डाल दो, रैशनल भी और इरेशनल भी, तो वो जो पूरा पूरा एक सूटकेस होगा, उस सूटकेस को हम लोग कहेंगे कि भाई ये रियल नंबर का सूटकेस है। ठीक है, तो रियल नंबर कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, आप लोगों की बुक में बोरी के मेथड से बता रखा है। ठीक है, मैंने लेकिन सबसे सिंपल तरीके से बता दिया। ये आपका एक सूटकेस है, फिर ये आपका एक बैग है, बैग के अंदर बुक्स, बुक के अंदर आपके चैप्टर्स, पेजेस, पेजेस के अंदर आपके और उसके क्या होते हैं, पेजेस के क्या होते हैं, टुकड़े। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि इस तरह से डब्बा बन रखा है पूरा पूरा। रियल नंबर के अंदर रैशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है, रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स भी आते हैं, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर भी आते हैं, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी आते हैं। समझ में आया? तो हम लोग बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो रियल नंबर्स, होल नंबर्स आर रियल नंबर्स, इंटीजर नंबर्स आर रियल नंबर्स, रैशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं। तो ये सारे के सारे नंबर आपके रियल नंबर्स होते हैं। समझ में आ गया? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को कंप्लीट करते हैं और ये लेक्चर भी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यही था इस लेक्चर में। होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया हो। मिलेंगे अब अगले लेक्चर में। ठीक है, लेक्चर नंबर कंप्लीट हो गया। अच्छा हाँ, कॉन्टैक्ट डिटेल देनी थी मेरे को, ये है मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल। तो बारी भाई नाम से हमारा चैनल है, तो उस चैनल पे जाकर के आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर के कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं, जा करके इसको रिवाइज कर देना खुद से। खुद के नोट्स बनाए होंगे तो बढ़िया, नहीं बनाए होंगे तो मैं लास्ट में डाल दूंगा, क्या बोलते हैं उसे, पीपीटी, इस पर्टिकुलर पूरे पूरे लेक्चर की, उसको भी जा करके आप देख सकते हैं। बट मैं ये, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नोट्स नहीं बनाए, नोट्स बनाने हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें पीपीटी में कुछ भी नहीं आएगा ढंग से, जो समझाया मैंने, स्क्वायर रूट नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ें मैंने लिख लिख कर समझाई ना, तो नोट्स बनाने ज़रूरी है। ठीक है, बाकी मैं पीपीटी डालने की कोशिश करूंगा, डल गई तो बढ़िया, नहीं डली तो भाई खुद से तो नोट्स बनाऊंगी, इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, ध्यान रखना, रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है मैथ्स में, और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाय बाय।